वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एपिसोड नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले के 11 एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज देख लीजिए। एपिसोड की सीरीज में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को जरूर लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि हम आपके टर्म 2 की भी तैयारी इतने ही अच्छे से करवाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके अपना मैसेज मुझे बता सकते हैं। प्लस आपको जो मैं होमवर्क देता हूं करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आप सर्च मार सकते हो और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप बस वेबसाइट को ओपन करिए और उसका आनंद लीजिए, ठीक है। आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हमारा इंग्लिश का प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल के अंदर मिलने वाला है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो उसको परचेज कर सकता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। रिवीजन समरी होगी जो कि लाइव वीडियोस होंगी, इसमें सॉरी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, पेड होंगी। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, और एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चा सीरियस एंड इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है। तो आज हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो पहला एक्सट्रैक्ट है वो ये है। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय with rat's eyes, the stunted unlucky hire of twisted bones residing a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels came in tree room other than this. तो हम सभी जानते हैं एन एलिमेंट्री स्लम क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम इन असलम से ये आ रखा है एक्सट्रैक्ट। अब हमको समझ में तो आ गया है कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, ठीक है। लड़की बैठी है सर नीचे करके, एक पतला सा बच्चा भी बैठा है। तो अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आए हुए हैं। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स ही, ये जो लड़का है, ठीक है, जो कि ट्विस्टेड बोन्स जिसको मतलब एक तरीके से वही मिले हैं विरासत में, तो वो क्या है, मतलब वॉज शॉर्ट एंड बोनी, क्या वो मतलब छोटा है। इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, क्या उसकी वो डिसेबिलिटी जो है वो इनहेरिटेड है उसके फोर फादर्स, उसके पापा वगैरह से। या इनहेरिटेड पॉवर्टी, क्या उसको गरीबी भी वही मतलब विरासत में मिली है। या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए बी एंड सी दोनों सही होंगे। एक तो उसे गरीबी भी विरासत में मिली है अपने माँ बाप से, अपने दादाओं से, और वही डिसेबिलिटी भी उसको विरासत में मिली है। बच्चे पूरी तरीके से पोषित नहीं है, उनके मतलब अगर आप देखोगे तो पूरा उनका स्ट्रक्चर ही पूरा ऐसा बिगड़ा हुआ है शरीर का। तो हम कह सकते हैं बी एंड सी आर करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। अगला क्वेश्चन है अब हमारे सामने, फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ सिमले फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। आपको सिमले जो पोएटिक डिवाइस होता है उसका एग्जाम्पल ढूंढना है। मैंने बहुत अच्छा आपको तरीका बताया था, जहां भी लाइक लिखा हुआ हो, जहां कंपैरिजन हो रहा हो तो आप उसको ढूंढ सकते हो वहां से। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज, चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस फीट्स, तो लाइक आ गया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइक इट मीन्स कंपैरिजन किया जा रहा है चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके फेस का। ओके, अगला क्वेश्चन है अब हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मेटाफर ऑफ रैट्स आईज इज इंडिकेटिव ऑफ, ये जो रैट्स आईज का ये जो मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पे, ये क्या इंडिकेट करता है? क्यूरियोसिटी को, हंगर को, मिसचेफ को, या फिर वेरीनेस को। तो ये कहीं ना कहीं हंगर, स्टारवेशन, किस तरीके से वो बच्चे जो हैं मतलब माल न्यूट्र, ठीक है, माल नरिज्ड हैं। तो वो ही कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है हमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन सर्व्स द पर्पस ऑफ द ऑथर। व्हाट इज द पर्पस? क्या पर्पस है, मतलब आपने ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ा, आपको यहाँ से क्या समझ आया, क्या मतलब ऑथर बताना चाह रहे हैं हमें? टू शो हाउ दे लैक प्रॉपर एजुकेशन, क्या वो सिर्फ उनकी एजुकेशन के बारे में दिखाना चाहता है कि वो कैसे उनके वहाँ कमी है प्रॉपर एजुकेशन की? टू शो द होपलेसनेस फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, वो होपलेसनेस वाला जो होपलेस वाला फ्यूचर है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। टू शो दैट दीज चिल्ड्रन लैक ड्रीम्स, या फिर टू शो द पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्योंकि जो इनकी लिविंग कंडीशन है, जहाँ पे उनका स्लम के अंदर क्लासरूम है, आसपास का जो माहौल है, कोई वहाँ पे रनिंग वाटर के कुछ वो नहीं है, ना कोई जल निकासी का कुछ वो है, ना ड्रेनेज का कुछ भी नहीं है। इनकी लिविंग कंडीशन इतनी बेकार है कि इन्हें मतलब बाहर की दुनिया अपने यहाँ से बहुत ही ज्यादा अलग लगती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला एक्सट्रैक्ट अब हमारे सामने। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अकेला लड़का था भाई सदाव। सदाव knew that his education was his father's chief concern. मेन जो टेंशन थी उसके पापा को यही थी कि किस तरीके से इसको पढ़ाया जाए। तो एक्सट्रैक्ट से हम समझ सकते हैं आगे मतलब वही उनके पिता और सदाव के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब सीधा हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did सदाव डू एवरीथिंग हिज फादर सेड? जो भी सदाव के पिता ने, सदाव के फादर ने बोला, सदाव ने क्यों किया वो सब कुछ? ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिम, या ही वाज स्केयर्ड ऑफ हिम, ही न्यू हिज फादर ओनली वांटेड द बेस्ट फॉर हिम, या ही वांटेड टू मेक हिज फादर प्राउड। तो ऑप्शन ए सही होगा, वो अपने पापा को, अपने फादर को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाय सेंडिंग सदाव टू अमेरिका हिज फादर वांट्स टू। सदाव को अमेरिका भेजा, उसके फादर ने क्यों ऐसा करा, वो क्या चाहते थे? ब्रिंग ग्लोरी टू जापान, या ब्रिंग एडवांस्ड मेडिसिन टू जापान, गेट हिम प्रॉपरली एजुकेटेड, या ब्रिंग वेस्टर्न नोशंस टू जापान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, अच्छा सा अच्छा उसको वहां पे पूरा ज्ञान मिले, इसलिए उसको भेजा गया था। तो यही था जो वो चाहते थे कि वो अच्छे से प्रॉपरली एजुकेटेड हो जाए। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सिग्निफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सदाउस फादर एज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पूरा एक्सट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो एक बार और देख लो। यहाँ पे आपने देख लिया है कि जो ये पूरा एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है वो सदाओ के फादर के बारे में है, वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं सदाओ को लेके ये दिखाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं नजर आता जो ऐसा दिखाता हो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कि इसके पिता पैट्रियोटिक थे। मैं बात ये नहीं कर रहा कि कहीं भी चैप्टर में ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिखेगी सिर्फ। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या उसके फादर लविंग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग है, इनडिफरेंट है, या पैट्रियोटिक हैं? तो देखो रिस्पॉन्सिबल हैं वो। केयरिंग, लविंग, इंडिफरेंट ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल वर्ड इज मच बेटर। सो वी कैन से दैट कि मतलब पैट्रियोटिक तो कहीं आया ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने देख लिया पैट्रियोटिक जैसा कुछ नहीं था उस एक्सट्रैक्ट में। और किसी एक्सट्रैक्ट में हो तो वो अलग बात है, हम इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल थे वो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इट मीन्स ओनली टू। ओके, अगर इस एक्सट्रैक्ट में थोड़ा पैट्रियोटिक के बारे में और ज्यादा लिखा होता तो आप 2 और 5 भी कर सकते थे, रिस्पॉन्सिबल एंड पैट्रियोटिक। ध्यान से पढ़ना, अगर थोड़ा सा भी पैट्रियोटिक वाला कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है आपके एक्सट्रैक्ट में तो आप 2 और 5, इट मीन्स जो अगर वहां पैट्रियोटिक लिखा हुआ ऑप्शन में तो आप दोनों करना। ठीक है, यहाँ पे जो आज का एक्सट्रैक्ट है इसके हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा आता है तो आप ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को। अगला क्वेश्चन। वाई वॉज सदाव प्राइमरली नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स? जो सदाव है उसको अब्रॉड क्यों नहीं भेजा गया था ट्रूप्स के साथ? जनरल जो था, ओल्ड जनरल, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ जाती, या ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, या हिज फादर डिड नॉट वांट हिम टू, या फिर हिज लाइफ वॉज इन डेंजर ड्यू टू द वॉर। तो इसका जो मेन रीजन था सबसे बड़ा वो यही था कि जनरल, जो ओल्ड जनरल था, उसको बहुत भरोसा था सदाओ पे, और उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती थी सदाओ की फॉर सर्जरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारे सामने एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में है, इन द लास्ट लेसन फ्रांस इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ठीक है, सब कुछ वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन दिस। He tries to understand everything. Yeah, he is a receptive to everything taught. He started respecting his teacher. He becomes introspective of his own actions. तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं अगर आप लिखते हो अपनी कॉपी में कहीं पे इन सभी को, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने। पिक द idiom that best describes the situation in which Sadao and Hana were in.
एक ऐसा इडियम आपको यहाँ से उठाना है, कहावत से, जो हम मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करे जिस टाइम पे सदाओ और हना उस सिचुएशन में थे। टू बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, टू बी डेड इन द वाटर, टू बी इन हॉट वाटर। तो इसके अंदर सही आंसर ऑप्शन डी होगा, टू बी इन हॉट वाटर। इस ईडियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाना। एज वी ऑल नो दैट सदाओ एंड हना वर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन दे वर नॉट able to tell their countrymen and the army of Japan that we are saving a American soldier और एनिमी, वो नहीं बता सकते थे। तो एक तो बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात थी, उनको ऐसा भी लग रहा था कि मतलब ये तो हमारा एनिमी है, वाई आर वी ट्रीटिंग, वो उसको मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे बिकॉज दे वर डॉक्टर्स। तो हम ऑप्शन डी को सही बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने। In the poem My Mother at 66, the poetess was hiding her feelings from her mother so that, क्यों वो अपनी feelings को hide कर रही थी? She did not want to face the dilemma of duty versus responsibility. Yeah, she did not want her mother to be sad and sorrowful. She wanted to be hopeful for her mother. या none of this. तो वो इसीलिए अपनी फीलिंग्स हाइड कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी मदर उनको देख के सैड हो, दुखी हो, उदास हो, सोरोफुल हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप अच्छे से इसको पढ़ना। दो क्वेश्चंस दिए मैंने आपको आज होमवर्क के लिए। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough, these lines shown Charlie's resolve, childlike curiosity, stubbornness, desperation, gutsy attitude। अब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, जो आपको सही लगता है इनमें से, जो फिट बैठता है वो आप मुझे बताएंगे। चाहे आप कमेंट करिए, हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी भेज दीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। आप हमारी समरी वीडियोस को भी जरूर देखना, फिर उसके बाद आप एपिसोड्स को भी देखना। एमसीक्यूज की सेपरेट वीडियोस भी और बना रखी हैं, सारा जुगाड़ है भाई आपके इंग्लिश के लिए। आप टर्म 2 की भी आप टेंशन छोड़ दो, सब कुछ हम करवाने वाले हैं, बस वी नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।